बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। इस पाठ में हम समझेंगे जल के महत्व के बारे में। इसके अलावा पृथ्वी पर जल की उपलब्धता और इसकी अवस्थाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों हम जल संरक्षण के महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जल हमारा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी कि यदि जल नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि जल है तो कल है, और यदि जल उपलब्ध है तो ही हमारा भविष्य सुरक्षित है। यदि जल की कमी हो जाएगी तो हमारा भविष्य भी कैसा हो जाएगा? असुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, लोगों को जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए, इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपने भी अपने विद्यालयों में इस तरह के पोस्टर बनाए होंगे और लोगों को जल के संरक्षण के लिए जागरूक किया होगा। बच्चों, हम पेयजल का उपयोग हम इस जल का उपयोग कौन कौन से कार्यों में करते हैं? पेयजल के लिए, धुलाई के लिए, खाना पकाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया है कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए कम से कम 50 लीटर जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, हमारे देश में विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जल की अत्यधिक कमी है। यहाँ पर लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है और इसीलिए नलों में पानी नहीं आना या फिर जल के भरने के लिए लंबी लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने प्रदर्शन आदि दृश्य आम होते हैं। विशेष तौर से गर्मियों के मौसम में उस समय जल की अत्यधिक कमी हो जाती है। तो बच्चों, ये जो जल की कमी है ये केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। और यदि हमने इस जल का संरक्षण नहीं किया तो आने वाले कुछ ही वर्षों में विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? लोगों को जल की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया गया था। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? प्रतिवर्ष हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और यहाँ पर हमने 2003 को पूरा वर्ष ही क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष के रूप में मनाया गया था, जिससे क्या किया था? लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर जल कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है। तो बच्चों, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह इस तरह की नीले रंग की दिखाई देती है। नीली क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। तो आपके मन में अभी प्रश्न आ रहा होगा कि जब पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है तो हम यहाँ पर जल की कमी और जल के संरक्षण के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों, जल इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध तो है, लेकिन अधिकांशतः जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में विद्यमान है। यानी कि जल का जो अधिकांश भाग है वो मनुष्य के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव इसका इस रूप में उपयोग नहीं कर पाता है। हम जिस जल का उपयोग करते हैं वो कौन सा जल होता है? अलवण जल होता है। इसे ताजा जल भी कहते हैं। जो मीठा पानी होता है वही हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में काम में लेते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अलवण जल की मात्रा है वो कैसी है? बहुत ही कम है। यहाँ पर जो समुद्रों और महासागरों में जल उपलब्ध है उसकी मात्रा तो अधिक है, लेकिन वो जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि वो जल कैसा है? अत्यधिक लवणीय है और अलवण जल की मात्रा बहुत कम है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जल की क्या हो रही है? कमी हो रही है। चलिए इसे आगे हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चों, हमें क्या करना है? यहाँ पर एक बाल्टी लेनी है और उसे हमें जल से भर लेना है। हमने मान लिया है कि इस बाल्टी के अंदर लगभग 20 लीटर जल आता है। तो ये मात्रा कितनी है बच्चों? ये बाल्टी का जो जल है ये पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। अब क्या करेंगे? हम एक 5 ml क्षमता का चम्मच लेंगे और इस बाल्टी में से हम 100 चम्मच जो है वो जल इसे मग में या किसी छोटे पात्र में निकाल लेंगे। यह जो जल है यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि पृथ्वी पर इतना जल उपलब्ध है तो उसमें से केवल इतना ही जल हमें अलवण जल के रूप में उपलब्ध होता है जिसे हम उपयोग में लेते हैं। आगे क्या करेंगे? इस मग से हम 30 चम्मच जल को कांच के ग्लास में
अलग निकाल लेंगे। तो यह जल किसको प्रदर्शित करता है? यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल के मात्रा के समान है। जो भूमि में नीचे विद्यमान जल है वो कितना है? इस ग्लास के बराबर है। कितना लिया है हमने यहाँ पर? 30 चम्मच जल अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस मग में से 1/4 चम्मच जल हम बाहर निकाल लेंगे। कितनी लेनी है? 1/4 चम्मच। और यह जल किसको प्रदर्शित करता है? विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी कि जिस मीठे पानी का हम उपयोग करते हैं वो कितना सा है? केवल इतना सा भाग ही हमें उपलब्ध होता है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि जल की मात्रा तो पृथ्वी पर बहुत अधिक है, लेकिन जिस जल का हम उपयोग कर सकते हैं उसकी मात्रा बहुत ही कम है। बच्चों, यहाँ पर बाल्टी के अंदर जो अब जल शेष बचा है वह समुद्रों और महासागर में उपलब्ध लवणीय जल, जो खारा पानी है, उसे दर्शाता है। तो यह जल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और मग के अंदर जो जल बचा है वह उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पर्वतों की स्थायी बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। बच्चों, अलवण जल की जो मात्रा है वो कितनी है? केवल 0.06% है। यानी कि उपलब्ध जल तो हमारे पास में बहुत है, लेकिन जो अलवण जल है जिसका हम प्रयोग करते हैं वो केवल कितना है? 0.06% है। चलिए बच्चों, आगे हम बात कर रहे हैं जल की अवस्थाओं की। तो आप सभी को पता है कि जल चक्र के द्वारा जब परिचक्रण होता है तो जल इसकी तीनों अवस्थाओं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, तीनों में से किसी भी रूप में कहीं पर भी पाया जा सकता है। पृथ्वी में किसी भी स्थान पर ये तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। कहीं पर यह ठोस के रूप में विद्यमान होता है, कहीं पर द्रव के रूप में और कहीं पर गैस के रूप में विद्यमान होता है। तो बच्चों, ठोस अवस्था में कहाँ मिलेगा? बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर या फिर बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों यानी कि ग्लेशियर्स पर पाया जाता है। जबकि द्रव अवस्था में कहाँ मिलता है? महासागरों, झीलों और नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे यानी कि भौम जल के रूप में भी पाया जाता है। और वाष्प के रूप में कहाँ मिलता है? जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में ये पाया जाता है। बच्चों, जल का तीनों अवस्थाओं के बीच में क्या चलता रहता है? सतत चक्रण चलता रहता है और इसीलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा नियत बनी रहती है। बच्चों, ये जल नष्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जल की मात्रा निरंतर घट रही है। तो बच्चों, अब हम जल चक्र को समझते हैं कि किस तरह से जल अपनी तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, लेकिन इनके जो अक्षर हैं वो आगे पीछे लिख दिए गए हैं। तो हम इनको सही करके अगर देखें तो पहला हमें दिया है मज भौल, तो इससे क्या बन सकता है बच्चों? भौम जल बन जाएगा। दूसरे नंबर पर दिया है श प वा, तो क्या बन जाएगा? इससे वाष्प बन जाएगा। आगे जो दिया है उससे संघनन बन जाएगा। और 4 नंबर पर दिया है हमें बादल। उसके बाद में 5 नंबर पर है वाष्पोत्सर्जन और 6ठे नंबर पर है अंतः स्यंदन और लास्ट में दिया है बच्चों वर्षण। अब किस तरह से ये प्रक्रियाएं जल चक्र के दौरान होती है उसको समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा? जो समुद्रों, महासागरों, नदियों के अंदर जो जल है वो जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। यानी कि क्या हो रही है? यहाँ से वाष्प बन रही है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं। ये वाष्प ऊपर जाकर क्या करती है? बादलों का निर्माण करती है और वहां पर जाकर संघनित हो जाती है। तो जब यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया हो गई तो अब क्या होगा? यहाँ पर देखिए बरसात आएगी यानी कि वर्षण होगा, बारिश आएगी और जल वापस से कहाँ जाएगा? धरती पर आ जाएगा। ये जल बहकर वापस से कहाँ चला जाएगा? नदियों और समुद्रों में चला जाएगा और जल की कुछ मात्रा का क्या होगा? भूमि में रिसाव होगा यानी कि नीचे इसका अंतःस्यंदन हो जाएगा और ये क्या करेगा? भौम जल के स्तर को बढ़ाएगा। नीचे कहाँ चला गया है? भूमि में नीचे गहराई में जाकर भौम जल के रूप में यह जल संचित हो जाता है, जिससे भूमि का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये सतत जल चक्र चलता रहता है। चलिए बच्चों, अब जो जल हमें नदियों, तालाबों आदि में उपलब्ध है उसे हमारे घरों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है उसको समझते हैं। तो नगरों और शहरों के अंदर जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है जो कि नगर निकायों के द्वारा संचालित होती है। क्या किया जाता है इसमें? आसपास की किसी झील, नदी, तालाब या कुएं आदि से जल को लाया जाता है और फिर पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए गए जाल के द्वारा इस जल को घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहां पर लोग अपने उपयोग के लिए सीधे ही जल स्रोतों से जल प्राप्त करते हैं। चित्र में
देखिए बच्चों, इस तरह से जो महिलाएं और बच्चे होते हैं ये कई किलोमीटर दूर से जल स्रोतों तक पैदल जाते हैं और इस कार्य में क्या होता है, इनका बहुत समय नष्ट हो जाता है। इसी कारण से गांव के अंदर बच्चे नियमित रूप से विद्यालय भी नहीं जा पाते हैं। तो किस कारण से हो रहा है ये? जल की कमी के कारण से हो रहा है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ पर प्रभावित होती है। तो बच्चों हमें क्या करना है? जल का संरक्षण करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका होने के बाद भी पीने योग्य जल की कमी क्यों है? यहाँ पर बच्चों हमने समझा था कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता तो बहुत अधिक है लेकिन फिर भी पीने योग्य जल की कमी है। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको समझकर अपनी कॉपी में नोट करना है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।